2019 के चुनाव लंबे समय से न सिर्फ इंतजार हो रहा था बल्कि चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले ही प्रचार शुरू हो चुका था। महाभीषण चुनाव ये, और इस समय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी मौजूद हैं। 2 दौर का चुनाव पूरा, आत्मविश्वास कितना है अभी तक के बातों को देखकर? देखिए, चुनाव की शुरुआत के पहले ही लगभग पूरे देश का भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से मेरा दौरा हुआ था। उसी वक्त दिखाई पड़ता था कि एक जबरदस्त मोदी लहर देश भर में अस्तित्व में है, और जैसे ही चुनाव धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है वो मोदी लहर उभर कर सब जगह पे सरफेस पर दिखने लगी है। देश के पूर्वी हिस्से में नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश है ही है, सारी जगह पे जहाँ जहाँ मैं प्रचार में गया मैंने एक प्रचंड मोदी लहर का अनुभव किया है। और ये निश्चित कर देश की जनता बैठी है कि इस चुनाव के अंदर 2014 से भी ज्यादा बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। मुझे ध्यान है 2014 में जब नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करने के लिए वाराणसी जा रहे थे, तब आपने कहा था ये लहर नहीं है, सुनामी है। अब आपको उस सुनामी से बड़ी लहर दिख रही है? देखिए, जब मोदी जी ने नामांकन किया तब वो छठा चरण था 2014 में। आज हम दूसरा चरण में खड़े हैं, परंतु आज भी उस समय से ज्यादा बड़ी लहर का अनुभव आ रहा है। अभी 3, 4, 5 ये सारे चरण जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इसका अनुभव सबको आता है। लेकिन अमित जी कहते हैं ना कि आप अपना जो 100% स्कोर रिपीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और बहुत सारे ऐसे राज्य थे। उत्तर प्रदेश में शुरुआत से ये होता रहा कि कैसा गठबंधन बनेगा, लेकिन वहां पर जो महागठबंधन का स्वरूप आया, आपको लगता है खेल बिगड़ेगा कुछ? देखिए, जब विधानसभा में कांग्रेस और सपा इकट्ठा है तब भी आप लोग यही कहते थे, और कुछ नहीं हुआ। हम 325 सीट के साथ स्वीप कर गए, और इस पर सपा बसपा आई है। कुछ नहीं होना है, भारतीय जनता पार्टी अपना परफॉर्मेंस रिपीट करेगी और एक बहुत अच्छे नंबर के साथ हम निकलेंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं, क्योंकि बहुत सारी सीटें हैं जिस पर टैक्टिकली कांग्रेस ने भी अपना नाम हटा लिया, जहां पर मसलन आरएलडी की सीटें गई थी। हम उत्तर प्रदेश में 50% की लड़ाई लड़ रहे हैं। पर कई ऐसे उम्मीदवार भी थे ना 2014 के जो 50% वोट नहीं हासिल कर पाए थे। 2014 में भले न हुआ, उसके बाद में उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी है, केंद्र में हमारी सरकार का परफॉर्मेंस है। और जब इतनी सारी पार्टियां इकट्ठा होती है तो उनके कार्यकर्ताओं के, उनकी वोट बैंक के क्लैशेस जो होते हैं उसका भी एक फायदा मिलता है। आपने कहा था कि 1 और 1 2 नहीं, और राजनीति में केमिस्ट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जी, तो आपकी पार्टी की केमिस्ट्री ज्यादा बेहतर दिखी क्या? क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से शिवसेना के सामने हो या जेडीयू के सामने, कई जगह आप लोग ने कदम पीछे भी हटाया गठबंधन को बरकरार। कहीं पर भी पीछे नहीं हटाया हमने कदम। जेडीयू ने विधानसभा में हमसे अच्छा परफॉर्मेंस किया था, तो अंतिम चुनाव को बेस बनाकर ही सीटों का बंटवारा होता है, और इस हिसाब से ठीक ही हुआ है। थोड़ा फायदा हमें हुआ है। शिवसेना के साथ भी हमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हमारी जो सीटें थी 1 सीट का झगड़ा था तो 1 सीट बदली है बस। तो जिस तरह का हम फिर बिहार में महागठबंधन देख रहे हैं कि वहां पर कांग्रेस भी शामिल है उस समझौते में, वहां पर ज्यादा दिक्कत हो सकती है। देखिए, बिहार के अंदर गत चुनाव से ज्यादा एनडीए सीटें जीत कर निकलेगी। अब पहली 4 सीटों में कहीं पर भी गठबंधन को कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको लग रहा है कि इस समय चुनाव जिस स्थिति में है, ध्रुवीकरण की राजनीति नंबर 1 पर चल रही है? मुझे ऐसा नहीं लगता। कई बार कई मुद्दे मीडिया में ज्यादा उछलते हैं। जनता अपना मन बना चुकी है और इसी हिसाब से वोटिंग कर रही है। पर अगर ऐसा ही होता कि सिर्फ मीडिया के समझ की बात होती तो चुनाव आयोग योगी आदित्यनाथ पर प्रतिबंध क्यों लगाता 72 घंटे का? देखिए, योगी जी के टोटल 45 मिनट के भाषण में से 1 लाइन को मुद्दा बनाया जाता है। 44 मिनट का भाषण विकास पर ही होता है। पर एक बजरंग बली और अली करके, ये वो ठीक है, चुनाव आयोग ने एक प्रतिबंध लगाया है, हमने हमारा पक्ष भी रखा है चुनाव आयोग के सामने, मगर मैं नहीं मानता कि चुनाव ध्रुवीकरण की ओर ले जाने के लिए
स्टेटमेंट किया गया, एक रिएक्शनरी स्टेटमेंट था। मतलब पर मायावती का स्टेटमेंट क्या फिर ध्रुवीकरण की ओर वाला था? कोई स्टेटमेंट ध्रुवीकरण करा लेगा ऐसा मत मानिए। जनता मन बनाकर बैठी है नरेंद्र मोदी को सकारात्मक वोट देने के लिए। ध्रुवीकरण कोई नहीं कर रहा। कोई करे ना करे, जनता नहीं होने देगी, क्योंकि जनता तय कर बैठी। क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी बहुत आहत होकर कहा कि पूरे के पूरे एक समुदाय को आप गाली नहीं दे सकते हैं, सामने वाला व्यक्ति, कि अगर आपका वो पिछड़े का जिक्र करते हुए उन्होंने ये बात कही। तो क्या यहाँ पर जातियों का रेफरेंस आ रहा है? पिछड़ा जाति नहीं होती, समुदाय होता है। और जब किसी समुदाय को आप गाली बोलते हो या किसी जाति को भी नीचा दिखाने का प्रयास करते हो तो ये ठीक नहीं है। इसमें क्या बुरा कहा है? अमित शाह जी, एनआरसी एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर बहुत कड़ा रुख रहा सरकार का, लेकिन पूर्वोत्तर के अधिकतर राज्यों में देखा गया कि किस तरीके से एनआरसी के खिलाफ भी बहुत विरोध प्रदर्शन होने लगे। आपको लगता है कहीं उल्टा पड़ सकता है पूर्वोत्तर के राज्यों में? आपकी थोड़ी समझ में फर्क है। पूर्वोत्तर में एनआरसी का विरोध नहीं है, एनआरसी का स्वागत है। सीएबी का विरोध है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का विरोध, सो कॉल्ड विरोध है। मगर ये भारतीय जनता पार्टी का फर्म स्टैंड है कि हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेकर आएंगे। आपकी एक बात को लेकर काफी विवाद हुआ जब आपने कहा कि जो बौद्ध हैं, जो हिंदू हैं, वो अगर भारत में हैं उन्हें शरणार्थी बनाया जा सकता है। इसका सीधा मतलब लोगों ने यह निकाला कि आप क्या एक समुदाय विशेष पर निशाना लगा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारे पड़ोस के देश हैं वहां पर जो माइनॉरिटी है, मैंने क्रिश्चियन भी कहा है, मैंने ट्विटर पर रखा भी बाद में, मगर मीडिया ने क्रिश्चियन नहीं उठाया। जो हमारे पड़ोस के देश है वहां जो माइनॉरिटी है उनकी धार्मिक प्रताड़ना होती है, और अगर वो यहीं आते हैं तो हम उनको शरणार्थी मानते हैं और उनको नागरिकता देंगे। कहाँ जाए वो? लेकिन ये रोहिंग्याओं के ऊपर लागू नहीं होगा कभी? नहीं, वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि इनके पास जाने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो जो पड़ोस के राज्यों के माइनॉरिटी हैं, चाहे वो क्रिश्चियन ही क्यों ना हो, वो भारत में शरणार्थी। जी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो हम लेकर आए, संसद के सामने रखा है, इसमें क्रिश्चियन का जिक्र है ही है। पूर्वोत्तर, बंगाल, उड़ीसा, ये सारे राज्य जहां पर हम देख रहे हैं कि 2014 में ये राज्यों ने आपको नंबर नहीं दिए थे उतने, इस बार इन्हीं के बूते आप कह रहे हैं कि हम बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे? जी, बंगाल में से हम हाफवे मार्क क्रॉस कर जाएंगे। उड़ीसा में भी हम सरकार बनाने जा रहे हैं, और नॉर्थ ईस्ट में हमारी बहुत सारी सरकार ऑलरेडी बन चुकी है। मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव भी हम अच्छे से जीतेंगे, तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के नंबर बढ़ेंगे। और वो 3 राज्य जहां पर विधानसभा चुनाव गंवाए भारतीय जनता पार्टी ने, वहां पर वैसा परफॉर्मेंस हो पाएगा? जरूर ऐसा होगा। आप काउंटिंग में देख लीजिएगा, ये तीनों राज्यों का मेरा दौरा हुआ है। वहां की जनता नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए इतनी ही उत्सुक है जितनी 2014 में थी। अमित शाह जी, एक मन में सवाल आता है कि जो व्यक्ति एक राजनेता के तौर पर सबसे ज्यादा हिंदू टेरर की बात करते थे, दिग्विजय सिंह, उनके सामने प्रज्ञा सिंह ठाकुर को उतारा गया है मैदान में। कोई संदेश देने का प्रयास है? नहीं, निश्चित रूप से संदेश देने का प्रयास है। समझौता एक्सप्रेस के जजमेंट के बाद ये तय हो चुका है कि हिंदू टेरर काल्पनिक चीज थी और देश की सुरक्षा के साथ समझौता किया गया है। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं आज कांग्रेस पार्टी को कि हिंदू टेरर के नाम पर आपने असीमानंद जी और बाकी लोगों को फिट किया, गलत तरीके से फिट किया। अब वो कोर्ट में सिद्ध हो चुका है, तो असली गुनहगार किसने छोड़ दिए? जो 7 गुनहगार पहले पकड़े थे किसने छोड़े? पाप किसने किया है? ये सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने के लिए आप नहीं, ये नैरेटिव नहीं है, जवाब मांग रहे हैं हम। पूरी दुनिया में हिंदू टेरर और भगवा आतंकवाद कहकर पूरे देश को बदनाम किया गया है एक ओछी राजनीति के कारण। डेमोक्रेसी में इस तरह की चीजों को एक्सपोज करना चाहिए, और मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने ये पूरे देश की माफी मांगने की जरूरत है। और हिंदू टेरर शब्द के जो 2-3 जनक थे उसमें से एक दिग्विजय सिंह है, इसलिए उनके खिलाफ साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को हम लड़ा रहे हैं। अगर आप सरकार में लौटे दोबारा तो असली गुनहगारों को पकड़ा जाएगा? देखिए, अभी
कोर्ट के अंदर ही किसी ने याचिका डालने जा रहे कोई लोग कि भाई असली गुनहगार थे, इसका क्या हुआ, अब तय करेगी कोर्ट। जी, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला उछला था, और सिर्फ इस मामले में नहीं, बहुत सारे और मामलों में भी हिंदू टेरर की बात सामने आई थी। अब जब प्रज्ञा सिंह ठाकुर मैदान में है उनके सामने, आपको लग रहा है कि इसके जरिए एक बार फिर, देखिए ध्रुवीकरण की बात को अमित शाह जी हम जब उठाते हैं, आप उसको रिएक्शनरी ध्रुवीकरण आपने उस ऐसा नहीं है श्वेता जी, ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ का मामला है। आपने आपकी पॉलिटिक्स का उल्लू सीधा करने के लिए, तुष्टीकरण के लिए एक गलत केस बनाया जिसके अंदर इतनी बड़ी सनातन संस्कृति को आपने गाली दे दी। टेरर का कभी कोई धर्म होता है, कलर होता है? क्या कहना चाहते थे आप? हम चुप इसलिए रहे थे क्योंकि आपने एक मामला बनाया, ठीक है, कोर्ट में गया, कोर्ट ने आज जजमेंट दे दिया। अब कांग्रेस पार्टी चुप बैठी है, कांग्रेस के अध्यक्ष चुप बैठे हैं। इन लोगों को जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? किसने ध्रुवीकरण करा है? ध्रुवीकरण हमने नहीं करा है। जिन्होंने गलत केस बनाया उन्होंने ध्रुवीकरण करा है। और मीडिया का भी फर्ज है कि पूछे उनको, जरा हिम्मत के साथ पूछे कि उस वक्त क्यों ध्रुवीकरण करा था। ध्रुवीकरण उस वक्त हुआ था श्वेता जी, आज नहीं हो रहा है। आज तो कोर्ट का जजमेंट है। जिन्होंने गलत केस किया था, मगर आप लोग नहीं पूछेंगे, मुझे भी मालूम है। नहीं, ये सवाल तो पूछा ही जाता है। कहीं नहीं पूछा गया एक बार भी। एक केस में ये सारे असीमानंद और चीख चीख कर मर गए, कहीं पर मैंने नहीं देखा है जी। ये जजमेंट आने के बाद कितने कार्यक्रम करे आपने आज तक? ने एक भी कार्यक्रम करा हो तो बताओ। ये जिस दिन जजमेंट आया, इस दिन आपके एक सेकंड, मेरे पास डेटा है। हिंदू टेरर का मामला उठने के बाद 7 कार्यक्रम बड़े बड़े हुए, आधे घंटे के। जजमेंट आने के बाद 2 लाइनें पढ़ ली गई। नहीं मंच जी, हमारे दोनों डिबेट्स उस दिन इसी मुद्दे पर हुए। डिबेट्स नहीं, कार्यक्रम किए गए थे जी। आपको चाहिए तो मैं दे सकता हूं रिकॉर्ड। मैंने सब चैनलों के निकवाले, क्योंकि मुझे मालूम है मुझे पूछने वाले हैं, इसलिए मैंने निकाल कर, आप भी निकाल कर रख दो आपकी लाइब्रेरी से। ध्रुवीकरण हमने नहीं किया। ध्रुवीकरण जिन्होंने हिंदू टेरर का आरोप लगाया उन्होंने किया है, और मीडिया भी वो ध्रुवीकरण को प्रच्छन्न रूप से मदद कर रही। ध्रुवीकरण का एक दूसरा पहलू, जो राहुल गांधी ने जब एक दूसरी सीट को चुना, वायनाड, वहां पर यह कहा गया कि एक ऐसी सीट जहां पर जो माइनॉरिटी है वो मेजॉरिटी में है, उस सीट पर वो चुनकर गए। लेकिन फिर हमने देखा कि अब तो वो वहां पर पूजा पाठ करते हुए भी नजर आ रहे हैं। पापनाशिनी नदी की ओर का रुख किया उन्होंने, तो अब तो वो बैलेंस हो गया ना? नहीं, सवाल ये फैक्चुअल सच है या झूठ है? वहां का पॉपुलेशन, हाँ जी, सच है या झूठ है? नहीं, पॉपुलेशन तो सही है कि माइनॉरिटी। तो आप क्या कहना चाहते? मैं ये पूछ रही हूँ कि अब तो बैलेंस कर लिया ना उन्होंने। ऐसे बैलेंस नहीं होता है जी। ये स्टेटमेंट गलत है क्या? ये फैक्ट है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है। पर अगर ये स्टेटमेंट सही भी है तो क्या वो नहीं लड़ सकते हैं वहां से? मैंने कहा नहीं लड़ते। मैंने इतना कहा कि वो वहीं से लड़ रहे हैं, तो मैं बोल नहीं सकता क्या? नहीं, जरूर बोल सकते तो हैं। मैंने बोला है सिर्फ। तो आपको लगता है, अच्छा, चूंकि राहुल गांधी का जिक्र किया इसलिए प्रियंका वाड्रा का जिक्र आ जाता है, उन्हें लड़ना चाहिए बनारस से चुनाव? वो कई बार कह रही हैं, इशारे दे रही हैं। ऐसा है, इशारे देने की क्या जरूरत है? उनको लड़ना है तो कोई नहीं रोक सकता, आपको भी कोई नहीं रोक सकता। इस देश में डेमोक्रेसी है। ये किसी के भी खिलाफ कोई भी लड़ सकता है श्वेता जी। बहुत सारे निर्दल लोग भी प्रधानमंत्री के खिलाफ गत चुनाव में भी चुनाव लड़े थे। नहीं, पर आपको लगता है वो कड़ी टक्कर देंगी प्रधानमंत्री को? पहले लड़े तो, मतलब प्रधानमंत्री जी तो वहीं से लड़ने वाले जी, और जिसको लड़ना है वो लड़ सकता है। ये देश में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। इसमें इतने इशारे करने की कहाँ जरूरत है? जाकर सीधे मैदान में हाँ, पर्चा डाल देना चाहिए, छोटी सी बात है। कोर्ट की बात आपने की, जब टेरर की बात हम कर रहे थे, राफेल के मुद्दे को एक बार फिर कोर्ट ने, जो लीक्ड डॉक्यूमेंट्स को एक वैधता की तरह प्रदान करते हुए उन्होंने कहा कि ये मामला चल सकता है। आपको लग रहा है कि लड़ लेना चाहिए, एक बार स्पष्ट कर दिया जाए कोर्ट में? नहीं, हम तो लड़ ही चुके हैं। ये तो रिव्यू पिटीशन है। पहले कोर्ट ने अपना जो जजमेंट है वो दिया है,
मैं इस पर इसलिए टिप्पणी करना नहीं चाहता कि कोर्ट नहीं चाहती है विवाद के मुद्दे बने, परंतु ये तो सिर्फ एक रिव्यू पिटिशन के प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन पर कोर्ट ने एक अपना फैसला दिया है, तो कोर्ट आगे केस की सुनवाई करेगी। पहले एक बार कर ही चुकी है और जजमेंट भी दे दिया है। और राहुल गांधी का अपना आकलन जो कोर्ट के फैसले को लेकर उन्होंने कह दिया था, जिस पर अब आपको लग रहा है कि वो बेहतर स्थिति में आप लोग हैं इसका काउंटर करने के लिए? देखिए, उनका आकलन इसलिए सही नहीं था क्योंकि कोर्ट ने ऐसा कहा ही नहीं था। आकलन नहीं था, वो झूठ था। पर वो आपको लग रहा है कि उनका वो नारा किसी तरीके से प्रभावित कर रहा है लोगों को? देखिए श्वेता जी, कोई भी व्यक्ति किसी पर भी कुछ भी आरोप लगा दे, आरोप जब चिपकता है, जब जिस पर आरोप लगता है वो व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या है, उसका चरित्र क्या है, उसका पास्ट क्या है, ऐसे ही आरोप नहीं चिपक जाते। आरोप में तथ्य क्या है, तब जाकर चिपकेगा। इस तरह से देश की जनता किसी की भी बात नहीं मानेगी अगर उसमें तथ्य नहीं है। प्रधानमंत्री को दो देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है, बधाई आई है कहीं से? बहुत ढेर सारी जगह से बधाई, पूरा राजनीतिक पार्टियों से? नहीं, राजनीतिक पार्टियां अभी देंगी नहीं क्योंकि राजनीतिक माहौल है, चुनाव चल रहा है, मगर पूरा देश प्रसन्न है। और 2 देशों ने नहीं दिया, अब तक 6 देशों ने और 1 UN, 7 वैश्विक स्तर के अवार्ड मिले हैं। जी, चुनाव के समय चूंकि ये आया था मामला, पर 370 को लेकर जिस तरीके से मैनिफेस्टो में स्पष्ट किया गया है कि इसकी दिशा में कदम उठाया जाएगा, वही बातें जो आप लोग पहले से करते आ रहे थे। 35A हो, 370 हो, जम्मू लद्दाख इस इलाके में रहने वाले लोग भी मानते हैं कि होना चाहिए, पर 5 साल क्या कम पड़े थे 370 पर? आपको भी मालूम है राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं था और ये मुद्दा हम 1950 से लेकर चलते हैं। जब तक नहीं होगा ये मुद्दा हम छोड़ेंगे नहीं। पर क्या ये मुमकिन है? जी बिल्कुल मुमकिन है, काफी कुछ मुमकिन हुआ है। नहीं, क्योंकि 7 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर देना मुमकिन हुआ है, 8 करोड़ लोगों के घर में शौचालय बनाना मुमकिन हुआ है, 2.5 करोड़ लोगों मैंने गलती से उस नारे की ओर आपको मोड़ दिया। मैं बताता हूँ आपको, 2.5 करोड़ लोगों को घर देना मुमकिन हुआ है, 2.5 करोड़ लोगों के घर में बिजली पहुंचाना मुमकिन हुआ है, देश के हर गांव में बिजली पहुंचाना मुमकिन हुआ है, 1 लाख गांवों तक ऑप्टिकल फाइबर ले जाना मुमकिन हुआ है, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा सरकार उठा रही है, वो मुमकिन हुआ है, 13 करोड़ किसानों को 6,000 रुपया देना, और अब सरकार बनती है तो सभी के सभी किसानों को हम 6,000 रुपया देने वाले, ये भी मुमकिन, बहुत कुछ मुमकिन हुआ है। 370 भी निश्चित रूप से मुमकिन हो, क्योंकि आपकी पुरानी साथी महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि अगर हुआ तो कश्मीर हिस्सा ही नहीं रहेगा। फिर देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, चाहे राहुल जी हो चाहे महबूबा जी, जब तक भारतीय जनता पार्टी के एक भी कार्यकर्ता के शरीर में प्राण है, कश्मीर को हिंदुस्तान से कोई अलग नहीं कर सकता। इतना सरल नहीं है। ये सन 47 का नेतृत्व तो नहीं है, ना सन 47 वाली पार्टी की सरकार है। इस देश के टुकड़े अब कोई नहीं कर सकता। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से भारतीय सेना के पराक्रम को लेकर कई बयान आ गए, वो सही था? राजनीतिक इस्तेमाल सही होता है? मुझे आप एक बात बताइए कि इस देश की सुरक्षा, इस देश के चुनाव का मुद्दा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मुद्दा तो होना चाहिए, पर सेना का पराक्रम किसी को श्रेय कैसे जा सकता है? सेना के पराक्रम का श्रेय नहीं जाता है। सेना के पराक्रम के पीछे जो पॉलिटिकल विल है उसका श्रेय जाता है। सेना तो वही है, कभी एयर स्ट्राइक नहीं हुई, सेना तो वही है, कभी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। जब बांग्लादेश का विजय हुआ तब भी नेतृत्व को ही श्रेय गाया था, मगर उस वक्त मीडिया ने सवाल नहीं उठाए थे। श्वेता जी, इतनी तादाद में मीडिया थी भी नहीं तब? थी ना, आज तो इतना बोल सकते ना आपकी उस वक्त गई थी, श्रेय गाया था। आज तो बोल सकते हैं ना, पास्ट तो है ना आपके पास, मगर कभी नहीं बोलते जी आप, क्योंकि इस बार श्रेय मोदी जी को जा रहा है। आपको लग रहा है अभी ज्यादा आजादी है बोलने की, इसीलिए ज्यादा क्रिटिसिज्म हो पा रहा है सरकार? नहीं,
सरकार के क्रिटिसिज्म से हम नहीं भागते हैं, करना चाहिए, होना भी चाहिए और उसका स्वागत भी है, परंतु सरकार ने जो कठोर कदम उठाए हैं, देश हित में जो अच्छे फैसले लिए हैं, उसका क्रिटिसिज्म करना ठीक नहीं है। पर मोदी जी की सेना कहना सही था ना, मैंने ऐसा नहीं कहा। आपने कहा कि इसका चर्चा हो रहा है, मैं मानता हूं इसका चर्चा होना चाहिए। देश की सुरक्षा देश के चुनाव में अहम मुद्दा है, इसकी चर्चा वोटर के सामने जरूर आनी चाहिए। एक आरोप जो सरकार पर लग रहा है वो ये कि अपनी ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है अपने विरोधियों के दमन के लिए। आईटी रेड्स को इसका मिसाल के तौर पर कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर नहीं होता है, ये विरोधी नेताओं पर ही क्यों हो रहा है? देखिए, हमारे भी 8 करोड़ रुपया पकड़े गए थे हैदराबाद में, इनकम टैक्स नहीं पकड़े थे, मगर हमने बैंक से उठाए थे तो हमने इसका रिसीट दे दिया, छोड़ देने पड़े। अगर ये पैसे जो पकड़े गए हैं ये बैंक से आए हैं तो इन्होंने रिसीट दिखा देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के भी 8 करोड़ रुपए पकड़े गए थे इसी चुनाव में, प्रथम चरण के चुनाव में हैदराबाद में पकड़े गए थे। हमने उनको कहा कि फला बैंक से हम ये चेक नंबर से उठाकर लाए, इसका बैंक का चालान है, तो इनकम टैक्स वालों ने इसके बैंक के साथ हमारे चालान का मिलान किया और 2 दिन के बाद हमें हमारा पैसा वापस दे दिया। तो ये किसी तरह के बदले की राजनीति नहीं है, दबाव की राजनीति कहाँ है जी? एक गाड़ी में से पैसा पकड़ा गया, किसी से घर से पैसा पकड़ा गया, तो इसका हिसाब देना चाहिए या नहीं देना? नहीं, जिस तरह से कमलनाथ के अलग अलग उस पर रेड्स चले जा रहे हैं, नहीं तो वो भी इसका हिसाब दे देना, हिसाब दे दे जरा इसका कि भाई ये बैंक से लाए अधिकृत पैसा है। एन चुनाव से पहले हो रहे हैं इसीलिए। नहीं तो एन चुनाव के दौरान, चुनाव के दौरान ही हमारे पैसे पकड़े गए, सबके पकड़े जाते हैं जी। ये कोड ऑफ कंडक्ट है और चुनाव आयोग का कोड ऑफ। हमारे 8 करोड़ रुपया जो पकड़ा गया श्वेता जी, वो चुनाव के दौरान ही पकड़ा गया, एन चुनाव नहीं, चुनाव के दौरान ही पकड़ा गया। अच्छा, अभी बहुत सारी चीजों को आपने कहा कि वो मुमकिन है, क्या न्याय स्कीम मुमकिन है कांग्रेस की? देखिए, मैंने कहा ना कि जैसे कोई आरोप किसी व्यक्ति को तभी चिपकता है जब वो व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या है, वो देखने के बाद जनता फैसला करती है। वादा भी सही तभी माना जाता है जब वादा करने वाली पार्टी का बैकग्राउंड क्या है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी और अब राहुल जी, 55 साल से 5 पीढ़ी तक ये गांधी परिवार ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीबी हटाने का प्रयास भी किया, मगर गरीबी हटी नहीं। अगर वो गरीबी हटी होती तो आज गैस का सिलेंडर, शौचालय, घर, बिजली, स्वास्थ्य, किसानों को समर्थन, ये हमें देने का हमारी बारी सौभाग्य ही नहीं मिलता। इसी तरह से ये जो वादा है उसको वो 5 पीढ़ी के बैकग्राउंड से ही जनता देख रही है। तो मतलब वो मुमकिन है लेकिन मंशा से नहीं है। कौन वादा करता है इस पर? देखिए, 3 चुनावों में उन्होंने वादा किया कि हम किसानों के ऋण माफ कर देंगे, ठीक है। अब जाकर देखिए वहां क्या हुआ है। कर्नाटक में वादा किया था हम ऋण माफ कर, 48,000 करोड़ का ऋण था, आज 12 महीने हो गए, 1500 करोड़ का ऋण माफ हुआ है। चावल खरीदने के लिए, धान खरीदने के लिए वादा किया था, मैं अभी छत्तीसगढ़ जाकर आया, एक भी किसान के बैंक अकाउंट में पैसा नहीं पहुंचा है। कोई वादे पे कैसे भरोसा करेगा? वादा आप लोगों का रोजगार का था और रोजगार के मुद्दे को लेकर सबसे ज्यादा विपक्षी दल आप लोगों को घेर रहे हैं। सरकार कहती है कि नहीं हमने दिए हैं, हमारे आंकड़े अलग हैं, लेकिन जो सरकारी एजेंसियां ही आंकड़े जारी करती हैं वो अलग कहानी कहती है। सरकार ने ऐसा नहीं कहा हमारे आंकड़े अलग है। हमने ये कहा है कि जब 2 गुना स्पीड से रोड बनेगा, 2.5 गुना स्पीड से रेल बढ़ेगी, 7.7% विकास दर होगा, इतने गांव इंटरनेट से जुड़ जाएंगे, ग्रामीण रोड इतने बढ़ जाएंगे, इतने वाटरवे बन रहे हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो रोजगारी बढ़े वगैरह संभव है क्या? ये असंभव है। देखिए श्वेता जी, इस देश ने कभी ना कभी जॉब और परमानेंट जॉब, रोजगारी और स्वरोजगारी, ये दोनों का आकलन करना पड़ेगा। 125 करोड़
कि आबादी वाले देश में सभी को आप परमानेंट जॉब नहीं दे सकते। स्वरोजगारी भी एक नया एवेन्यू है जो नरेंद्र मोदी सरकार ने जिसको तराशा है। स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हमने प्रयास किया है, मुद्रा बैंक के माध्यम से प्रयास किया है, 14 करोड़ लोगों को मुद्रा बैंक की लोन देने का हमने प्रयास किया है। एक एक व्यक्ति को ही सिर्फ रोजगार मिला होगा तो भी 14 करोड़ लोगों को कुछ न कुछ रोजगार मिला है, कुछ प्रयास हुआ है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। एक गांव में एक छोटा सा युवा, गरीब युवा हज्जाम की दुकान खोल देता है, तो आप उसको रोजगारी मानेंगे या नहीं मानेंगे? मैं मानता हूँ वो रोजगारी है। एक बच्ची अपना ब्यूटी पार्लर छोटा सा 5 लाख का लोन लेकर कर लेती है, तो उसको रोजगार मिलता है या नहीं मिलता है? मैं मानता हूँ मिलता है। ट्रैक्टर रिपेयर करने की एक दुकान 2-2.5 लाख का बैंक से, मुद्रा बैंक से पैसा लेकर कोई 12वीं पास लड़का कर लेता है, तो ये रोजगार है। अगर ये सारे रोजगारों को आप काउंट नहीं करोगे तो 125 करोड़ के देश की रोजगारी की समस्या को आप एड्रेस ही नहीं कर पाओगे। तो वो 22 लाख कौन सी वैकेंसी है जो राहुल गांधी जिसके बारे में कह रहे हैं कि जो भरी ही नहीं जा रही है, और जब कांग्रेस की मुझे सरकार क्यों पूछ रही है? आप जरा राहुल जी को पूछ लो। राहुल जी की बहुत सारी बातें इनके अलावा कोई नहीं समझता। सरकार के पास ऐसी वैकेंसीज हैं जो भरी नहीं जा रही? नहीं, वैकेंसी तो हर सरकार में हर समय होती है जी। नहीं, इतनी बड़ी संख्या में 22 लाख होगी, कितनी होगी मेरे पास आंकड़ा नहीं है, परंतु हर सरकार में, क्योंकि हर रोज कोई न कोई रिटायर्ड होता रहता है और वैकेंसी भरने का एक समय होता है। मानो 6 महीने में रिटायर्ड होने वालों की संख्या को जी इकट्ठा मिलाकर सरकार एडवर्टाइज निकालती है, उनके इंटरव्यू होते हैं, उनकी रिक्रूटमेंट होती है, ट्रेनिंग होती है। हर रोज नहीं कर सकते, तो कोई भी 6 महीना या 1 साल ले लो तो एक आंकड़ा तो जनरेट होगा ही होगा। अब उसको बोलना तो बड़ा सरल है। राम मंदिर, फिर मैनिफेस्टो में लगभग उतनी ही जगह थी। जाहिर है मामला अदालत में चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद मंच से सुनाई देता था भारतीय जनता पार्टी के। इस बार नहीं सुनाई दे रहा। नहीं, हमारा स्टैंड अफर है। वही जगह पे हम चाहते हैं कि राम मंदिर बने, जल्द से जल्द बने और भव्य राम मंदिर बने। मेरा इतना ही कहना है इससे। लेकिन कोई टाइम फ्रेम नहीं सेट। टाइम फ्रेम इसलिए नहीं कर सकते कि मामला अदालत में है। मध्यस्थता की बात की है, मुमकिन है वो मुमकिन है या नहीं है? 8 महीने में हो जाए, 8 सप्ताह में हो जाएगा। 3 सप्ताह 4 सप्ताह तो चले ही गए। कोर्ट ने कोई बड़ा लंबा समय नहीं दिया है, 8 ही सप्ताह का समय दिया है। 4 सप्ताह तो चले ही गए। अब 4 सप्ताह में कोर्ट के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी, मध्यस्थता हुई या नहीं हुई, वरना केस चलेगा। परंतु हमने तो ये स्पष्ट कर दिया कि हम चाहते हैं कि वही राम मंदिर बने, जल्द से जल्द बने और भव्य बने। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस और उनके साथी दलों से, क्या वो चाहते हैं कि वह राम मंदिर बने? देश की जनता के सामने उन्होंने स्पष्ट करना चाहिए। क्योंकि अब राम मंदिर के साथ सबरीमला का भी मुद्दा आप लोगों ने। पहले राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस ने स्पष्टता करनी चाहिए और आपने स्पष्टता पूछनी चाहिए कि भाई आप चाहते हो या नहीं चाहते हो, हाँ या ना बोलो। हम तो चाहते हैं, हमने कह दिया, हमारे संकल्प पत्र में भी ले लिया। अब कांग्रेस को स्पष्टता करनी, ये तो स्पष्टता भी नहीं करते। आप हमारा हिसाब पूछती हो समय की, वो तो स्टैंड ही क्लियर नहीं करते, उनको स्टैंड भी नहीं पूछती हो। नहीं, तो कांग्रेस ने तो कहा है कि ताला उनके समय में खुला था तो मंदिर भी उनके समय में बनेगा। भाई इतना बोले ना कि हाँ हम बनाएंगे। मैं तो इतना ही चाहता हूं कि वो एक स्टैंड स्पष्ट कर दे देश की जनता के सामने। नहीं करते जी। आप जब कांग्रेसियों का इंटरव्यू करें तो जरूर पूछे उनको, हमारे समय के बारे में ही पूछे, मैंने तो जवाब दे दिया, मगर उनके स्टैंड के बारे में तो पूछे उनको। जो अलग अलग तबके के लोग जो आजकल चिट्ठियां लिख रहे हैं वोटरों से अपील करने के लिए, जैसे फिल्म स्टार्स बहुत सारे हैं जिन्होंने वोट के लोग क्या सोचकर वोट दें, या फिर जिस तरह की चीजें चल रही हैं, ब्यूरोक्रेट्स पुराने, आपको लग रहा है कि ये एक सहनशीलता वाले डिबेट को फिर से छेड़ने का प्रयास है? देखिए, मैं तो मानता हूं कि भाई चुनाव में सबको अपना अभिप्राय व्यक्त करने का अधिकार है। सब लोग व्यक्त करें, मतदाता सुनेगा सबकी, जो अच्छा लगेगा वो करेगा।
इसमें किसी को क्या परेशानी होनी, मुझे तो कोई परेशानी नहीं होती। आपको दिक्कत नहीं है कोई? जरा भी दिक्कत नहीं है। मैं भी जाता हूँ बड़ी बड़ी सभाओं में, मेरा विचार मैं व्यक्त करता हूँ, वो भी लोग सुनते हैं, इनकी भी सुनेंगे, जिसकी सत लगेगी उसको वोट देंगे। इस बार कितना अलग है जब अमित शाह खुद लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं? जरा भी अलग नहीं, मैं कई बार चुनाव लड़ा हूँ। नहीं, लोकसभा के लिए जब आप गांधीनगर जैसी ठीक सीट। है, पहले मैं स्टेट पॉलिटिक्स में था तो विधानसभा लड़ता था, अब नेशनल पॉलिटिक्स में तो लोकसभा लड़ता हूँ। लेकिन आप लड़ने के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी के। जी जरूर हूँ ना। दो बार, मतलब दोहरी जिम्मेदारी है। मैं लड़ भी रहा हूँ और लड़ा भी रहा हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव जब चल रहे थे तो आपने कहा था कि अगर विरोधी दल जीतेंगे तो पाकिस्तान में पटाखे चलेंगे, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अब चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी दोबारा जीतें। देखिए, मुझे लगता है कि एयर स्ट्राइक के बाद उन्होंने स्टेटमेंट सोच समझ कर दिया है। अब राह देखिए, प्रधानमंत्री तो जीतने ही वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी जीतने ही वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टैंड बहुत फर्म रखा है कि हम टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाए हुए हैं। हम हमारे रक्षा के मामले में, हमारी सरहदों की सुरक्षा के मामले में कोई गोताही नहीं करेंगे, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये हमारा स्टैंड फर्म है। इसके आसपास जिसको जो बोलना है वो बोले। तो उनके समर्थन का मतलब ये नहीं होगा कि पाकिस्तान में बीजेपी के जीत? उनके पास वोट ही कहाँ है, वो यहाँ के तो वोटर है नहीं, क्या समर्थन करेंगे? नहीं, आजकल तो बांग्लादेश से लोग प्रचार करने आते हैं हिंदुस्तान। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने कोई नहीं आता जी। देखिए, ये चुनाव इसी मुद्दे पर लड़ा जा रहा है श्वेता जी कि इस देश की सुरक्षा कौन सुनिश्चित कर सकता है। जनता उसको चुनना चाहती है। देश के 50 करोड़ गरीबों के जीवन में उजियारा कौन ला सकता है, जनता उसको चुनना चाहती है। दुनिया में देश का गौरव कौन प्रस्थापित कर सकता है, देश उसको चुनना चाहता है। देश को दुनिया में महाशक्ति कौन बना सकता है, देश उसको चुनना चाहता है। कौन पारदर्शी तरीके से सरकार चला सकता है, देश उसको चुनना चाहता है। कौन देश को विकास के रास्ते पे आगे ले जा सकता है, देश उसको चुनना चाहता है। 75 साल जब आजादी के होंगे, देश के 50 करोड़ गरीबों की सारी समस्या का समाधान कौन कर सकता है, देश उसको चुनना चाहता है। और ये सारे सवालों का जवाब एक ही है, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार। आश्वस्त है पूर्ण बहुमत होगा? पूर्ण बहुमत के नहीं, अभी से बड़े बहुमत के लिए मैं आश्वस्त हूं। 2014 से अधिक? 2014 से बड़े बहुमत के साथ हम बहुमत में आ रहे हैं। एनडीए की सरकार बनने जा रही है और भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी फिर एक बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत कर। थैंक यू वेरी मच।